I declare the convocation open. श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर टी.जी. सीताराम जी, माननीय श्री अशोक भान जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री शांतमनु जी, विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्य, सभागार में उपस्थित श्री सराफ सिंह नाग, चेयरमैन डीडीसी रियासी, श्री बलदेव राज शर्मा, विधायक श्री माता वैष्णो देवी, आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज सिंह गौड़, वीसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू श्री प्रोफेसर के.एस. चंद्रशेखर, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर, वाइस चांसलर इस्कॉस जम्मू श्री बी.एन. त्रिपाठी जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री सचिन वैस जी, डीआईजी, डीसी रियासी, एसएसपी रियासी, एक नाम में भूल गया, श्राइन बोर्ड की सम्मानित सदस्य सम्माननीय गुंजन राणा जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सभी अभिभावक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी पदक विजेताओं और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूं। अमेरिकी कवि और दुनिया के जाने माने टीचर्स में से एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी बड़ी मशहूर कविता मुझे लगता है सबको याद होगी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। उसको मैं पूरा नहीं करना चाहता। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं टीचर नहीं हूं, बल्कि लोगों को जगाने वाला एक व्यक्ति हूं। आई एम नॉट अ टीचर बट एन अवेकनर। ऐसे सभी टीचर्स को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये काम किया है। आज बदलते समय के अनुरूप वास्तव में हमें ऐसे टीचर्स की ही आवश्यकता है जो भविष्य को आकार दे सकें और प्रत्येक स्टूडेंट की आंखों में नई आशा और नए सपने जगा सकें। एजुकेशन और आगे के जीवन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए ऐसे टीचर्स और ऐसे क्लासरूम चाहिए जो स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व का विकास कर सकें और सिर्फ उनके सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि उनके जीवन के विविध रंगों और पहलुओं से उन्हें परिचित करा सकें। एजुकेशन की यात्रा ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को कैंपस के बाहर रियल वर्ल्ड से परिचित करा सके और उनमें भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी पैदा कर सके। हमारे यहाँ संस्कृति में भी कहा गया, नास्ति विद्या समम बंधुः, नास्ति विद्या समम सुहृत, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। ज्ञान के समान कोई भाई नहीं है, ज्ञान के समान कोई मित्र भी नहीं है और ज्ञान के समान न कोई धन है और न कोई सुख है। ऐसे ज्ञान के स्रोत के लिए
वातावरण आवश्यक होता है, जो मैं मानता हूं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में हम देख पाते हैं। इस विश्वविद्यालय का संपूर्ण राष्ट्र में एक विशेष स्थान है। माता वैष्णो देवी के ही आशीर्वाद से यह विश्वविद्यालय और पूरा क्षेत्र मानव कल्याण और सर्वांगीण विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता हुआ नजर आता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि यह देश के उन गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिसके लिए मॉडर्न हायर एजुकेशन के साथ साथ मानवता की सेवा भी एक बड़ा अभियान है। अभी यहाँ आने के पूर्व हाई एंड AI एंड डीप लर्निंग लैब के लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस मॉडर्न लैब के लोकार्पण के लिए मैं जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ के वाइस चांसलर साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आज मेरिट स्टूडेंट्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया गया है। मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई टीम को बधाई देता हूँ और इसे विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूँ। जो आंकड़े में देख रहा था, आज पदक विजेताओं में से 7 छात्र और 18 छात्राएं हैं। यानी बच्चों से दुगने से भी ज़्यादा हमारी बच्चियां मेडल हासिल कर रही हैं। यानी पदक हासिल करने वाली बेटियों की संख्या बेटों के तुलना में दुगनी से काफ़ी ज़्यादा है। इन्फोसिस फाउंडेशन प्राइज़ फॉर एक्सलेंस 4 छात्रों और 6 छात्राओं ने प्राप्त किया है। आज ऐसा अनुपात सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर के लगभग प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिखाई पड़ रहा है और हमारी बच्चियां अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस से नए नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं। मैं उनकी लगन और कड़ी मेहनत की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। आज दीक्षांत समारोह का यह एक ऐसा क्षण है जब प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखते हुए प्रत्येक दीक्षित स्टूडेंट के मन में ये विचार उठता होगा कि अभी तक आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया है, जो स्किल्स हासिल किए हैं, उनका उपयोग आप कैसे करेंगे। यह क्षण एक नए रास्ते को चुनने का और एक नए लक्ष्य को तय करने का भी है। आप जो मार्ग तय करेंगे उसमें इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि वह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे और आपका आत्मबल राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर ले जा सके। चाणक्य ने कभी कहा था, कुलस्य अर्थे एकस्य उत्कृते कुलम, ग्रामस्य उत्कृते देशम, आत्मनः अर्थे पृथ्वी त्यजत। कुल के लिए एक व्यक्ति का, गांव के लिए कुल का, देश के लिए गांव का और आत्मिक कल्याण के लिए पृथ्वी का त्याग करना चाहिए। यानी राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था और मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा, जिस दिन आपको कोई समस्या और कोई चुनौती न आए उस दिन आप निश्चित रूप से गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा मान लीजिएगा। इसलिए आपको चुनौतियों से भविष्य में घबराना नहीं है, बल्कि चुनौतियों का स्वागत करना है। आत्मबल एवं दृढ़ता से उस पर विजय भी प्राप्त करनी है। कई बार लोग चुनौती को निगेटिवली ले लेते हैं, मैं थोड़ा उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनके सामने चुनौतियाँ आती हैं। चुनौती ही उनके लिए अवसर होती है जिससे वो नई राह खोज सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं, नए इनोवेशन कर सकते हैं। आज यूनिवर्सिटीज़ के सामने भी अवसर है कि वैसे स्टूडेंट्स तैयार करें जो पुराने प्रोफेशन की बजाय नए प्रोफेशन के लिए खुद को तैयार कर सकें। और किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक भी स्टूडेंट खाली बैठ रहा है या फिर
वह 20-30 वर्ष पुराने प्रचलित काम ढूंढ रहा है, तब इसका मतलब आज स्पष्ट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने और उसके फैकल्टी मेंबर्स ने शायद अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और वो अपने दायित्वों से कहीं न कहीं चूक गए। अगर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है, तो हर एक स्टूडेंट, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हर फैकल्टी मेंबर को अपनी अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करना ही होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य और उसका विकास नॉलेज इकॉनमी पर ही आधारित होगा। युवा साथियों, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आपने जो स्किल्स और जो नॉलेज प्राप्त किया है, वह सिर्फ विभिन्न विषयों में इंफॉर्मेशन का संग्रह नहीं है। उस नॉलेज के साथ आपको मूल्यों की भी शिक्षा मिली है, ताकि आप साहसी और निर्भीक बन सकें, आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो सकें और राष्ट्र के विकास के साथ साथ समाज की भलाई में भी योगदान दे सकें। इस अभियान में आपका दृढ़ संकल्प, आपकी अडिगता आपका सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होगा। मुझे एक छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है और ये सुनाना मैं जरूरी समझता हूँ। सैमुअल लैंगले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वार ने 1898 में सैमुअल साहब को एयरक्राफ्ट के इन्वेंशन और निर्माण के लिए उस समय $50,000 ग्रांट किया और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी टीम भी उनके साथ लगा दी। सैमुअल साहब की टीम को उस दौर का सबसे इंटेलिजेंट ग्रुप माना जाता था। उनके पास एयरक्राफ्ट इन्वेंट करना और निर्माण करने के लिए दुनिया की सबसे कीमती मटेरियल जुटाने की क्षमता थी और जुटाए भी गए। ठीक उसी समय सैमुअल और उनकी टीम से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर विल्बर और ओरिविल राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, वह भी एयरक्राफ्ट के इन्वेंशन और निर्माण में जुटे हुए थे। उनके पास कोई ग्रांट नहीं था, उनके पास कोई टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं था, उनके पास दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए बहुमूल्य मटेरियल भी नहीं थे। उनकी टीम में जितने लोग काम कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति के पास भी कॉलेज की कोई डिग्री भी नहीं थी। यहाँ तक कि विल्बर और ओरविल राइट के पास भी कोई डिग्री कॉलेज की नहीं थी। उन्होंने साइकिल ठीक करने के लिए वर्कशॉप से अपना काम प्रारंभ किया था। सैमुअल की टीम ने 7 अक्टूबर 1903 को पहली ह्यूमन फ्लाइट का टेस्ट किया 1903, लेकिन वो फेल हो गया। 8 दिसंबर 1903 को उन्होंने दोबारा प्रयत्न किया, वह प्रयास भी विफल हो गया। उसके करीब 9 दिन बाद 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स ने अपना पहला फ्लाइट टेस्ट किया और पहली मोटर चालित सफल उड़ान द्वारा उन्होंने मानव इतिहास में दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दे दिया। पिछले लगभग 125 साल से दुनिया भर के चिंतक विचारक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि राइट ब्रदर्स के पास ऐसा क्या था जो सैमुअल और उनकी टीम के पास नहीं था। और अनेक लोग इस राय पर पहुंचे हैं कि राइट ब्रदर्स के पास न पैसा था न कॉलेज की डिग्री थी, लेकिन सीखने की बड़ी जबरदस्त ललक थी, इनोवेशन की तड़प थी और कुछ भी कर गुजरने का साहस था, मादा था। उनके पास मोटिवेशन था, पैशन था, क्रिएटिविटी थी, क्यूरियोसिटी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी, साइंटिफिक माइंड था और अपने जज्बे से टीम मेंबर्स को प्रेरित करने का साहस भी था। राइट ब्रदर्स की सफलता के पीछे ये सभी स्किल्स थे जिन्हें पैसों से, किताबों से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि उसके लिए स्टूडेंट्स में नई खोज की आग हमें पैदा करनी होगी। हर एक स्टूडेंट के भीतर मानवता के लिए कुछ नया करने की बेचैनी विश्वविद्यालयों को पैदा करनी होगी। मैं सभी स्टूडेंट्स
का आह्वान करना चाहूँगा कि जीवन को नए रास्ते देने की ज़रूरत है, जीवन को नई दिशा देने की ज़रूरत है, नए पहलू तलाश करने की आवश्यकता है और राष्ट्र की समृद्धि के नए उपाय कैसे ढूंढे जा सकते हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं और आपके अलावा कोई और इन संकल्पों को पूरा भी नहीं करने वाला है। अगर कोई नौजवान अपने मन में ये तय कर ले कि वह 1000 नई राहें बना सकता है, लेकिन सबसे पहले मन में खोज, नई रिसर्च, नए इनोवेशन का भाव तो पैदा करना ही होगा। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि उद्देश्यपूर्ण जीवन का भाव भविष्य की यात्रा में आपका सबसे बड़ा सहयोगी साबित होने वाला है। मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेरणा देने में सक्षम होते हैं वे लोगों को जीवन का उद्देश्य प्रदान करते हैं और जीवन में उद्देश्य ही इनोवेशन को जन्म देता है। अपने प्रोफेशनल कैरियर में इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जीवन में उद्देश्य और रियल इनोवेशन का पैशन इंडस्ट्री और समाज की दिशा भी बदल देता है। लाइट बल्ब, माइक्रोवेव ओवन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इन सब ने हमारे जीवन जीने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। प्रोफेशनल कैरियर में आपका दूसरा सबसे शक्तिशाली सहयोगी वो आपका आत्म अनुशासन होगा। एक ऐसी पावरफुल क्वालिटी है ये जो नई मंजिल प्राप्त करने में सदैव सहायक सिद्ध होती है। चीन के मशहूर दार्शनिक लोआजू ने कहा था कि दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त करना शक्ति है और स्वयं पर प्रभुत्व प्राप्त करना ये असली शक्ति है, यही सच्ची शक्ति है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी युवा स्टूडेंट्स जीवन के सभी पहलुओं में आत्म अनुशासन की भावना स्वयं से पैदा करें। इस अवसर पर टीचर से भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। आपको इस बात का निरंतर अध्ययन करना चाहिए कि साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और टेक्नोलॉजी में तीव्र गति से हो रहे बदलाव ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और उसके मद्देनजर आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति तय करने के लिए क्लासरूम्स में, सिलेबस में, करिकुलम में आपको क्या बदलाव करने होंगे। रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को निरंतर हाई प्रायोरिटी मिलती रहे। अभी कुलपति जी ने बताया, मुझे पूरा भरोसा है कि इस दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। अब क्लास में पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित कर सके। हर एक सब्जेक्ट में टीचिंग का उद्देश्य स्टूडेंट्स को रोजगार योग्य बनाना होना चाहिए। उन्हें अपना स्वयं इंटरप्राइज स्थापित करने में प्रोत्साहित किया जा सके, ये उद्देश्य होना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक लेखक, एक राइटर का मैंने एक वक्तव्य पढ़ा और उसे मैं आपके बीच दोहराना चाहता हूँ। खासतौर से कुलपति महोदय और फैकल्टी मेंबर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर भारत में अच्छी यूनिवर्सिटी से निकला कोई भी स्टूडेंट ये कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं खोज पाता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि उसकी एजुकेशन ठीक से नहीं हुई है। क्योंकि भारत जैसे देश में जिसकी आवश्यकताएं इतनी बड़ी, इतनी विशाल हैं, अगर यहाँ एम्प्लॉयमेंट न खोजा जा सके तो फिर दुनिया में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कहाँ। आज जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और नॉलेज एक्सपेंशन हो रहा है, उस दौर में भी अगर स्टूडेंट्स के पास रोजगार नहीं है या उसने अपना इंटरप्राइज नहीं शुरू किया है, तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहीं न कहीं अवसर गंवा दिया है। किसी भी स्टूडेंट के भीतर की संभावना को साकार स्वरूप फैकल्टी मेंबर्स को ही देना होता है और इस दृष्टिकोण से भी अकाउंटेबिलिटी तय करना ये बड़ा जरूरी होता है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि एकेडमिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच तालमेल ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे बैठा सकते हैं। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि एकेडमिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की भाषा एक जैसी हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स के पास
सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक्सपीरियंसल नॉलेज भी हो, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के लिए भी मुझे लगता है कि जो माननीय कुलपति जी ने बताया है, अभी AICTE के निवर्तमान अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि तीव्र गति से बदल रही व्यवस्था के चलते सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें भी आज के दिन, खासतौर से फैकल्टी मेंबर्स को, टीचिंग कम्युनिटी को, आज के इस महत्वपूर्ण दिन हमें भी कुछ तय करना चाहिए। टीचिंग, लर्निंग, यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन में अभी बार बार कहा गया कि टेक्नोलॉजी, जिसका नाम सबने दोहराया है, को अधिक से अधिक कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर नए टेक्निकल टूल्स को जल्दी से जल्दी कैसे अडॉप्ट कर सकें। रोट लर्निंग से हटकर लाइफ लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्किल केंद्रित लर्निंग मॉडल और सिलेबस को कैसे जल्दी से जल्दी हम लागू कर सकें। इंडस्ट्री और अन्य संस्थानों के साथ और अधिक मजबूत पार्टनरशिप कैसे विकसित कर सकें। जॉब मार्केट की डिमांड के अनुरूप बनाने के लिए यूनिवर्सिटी रियल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर अधिक से अधिक तीव्र गति से कैसे काम कर सकें और अधिक से अधिक प्रोग्राम की डिज़ाइन और रिसर्च में पार्टनरशिप कैसे विकसित कर सकें। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी ये समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डोमिनेटेड इस विश्व में उन चीज़ों का महत्व बढ़ने वाला है जो मशीन नहीं प्रदान करती। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इंटरपर्सनल कनेक्शन, मेंटरशिप, सॉफ्ट स्किल आपको भविष्य में अनंत अवसर प्रदान करने वाले। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय को इनोवेशन, रिसर्च और समाज हित के लिए हम कैसे पूरी तरह समर्पित कर सकें। कटिंग एज रिसर्च और इनोवेशन पर कैसे हम ध्यान केंद्रित कर सकें और स्थानीय समस्याओं और चुनौतियों के लिए समाधान हम कैसे प्रस्तुत कर सकें। ये कुछ बातें मेरे ध्यान में थीं, इसलिए मैंने आपके समक्ष अनुरोध किया है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। आपने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वाभाविक रूप से आपको इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए, लेकिन आज के बाद आपकी असली यात्रा शुरू हो रही है। मैं कोई मंत्र देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ से जब बाहर निकलिएगा, जीवन भर सीखते रहने की ललक, क्यूरियोसिटी लेकर प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखिएगा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और सफल होने वाले लोग वही होंगे जो निरंतर सवाल पूछेंगे और उनका जवाब सदैव खोजते रहेंगे। अपनी यात्रा में नए रास्ते तलाश करिए, चुनौतियों को स्वीकार करिए, करुणा, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के आधार पर रिलेशनशिप डेवलप करिए। इस बात को याद रखिएगा कि भविष्य आएगा नहीं बल्कि भविष्य आपको बनाना है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय से यहाँ के स्थानीय लोगों की भी अपेक्षाएं होती हैं। जम्मू कश्मीर की स्थानीय चुनौतियों के समाधान में विश्वविद्यालय क्या सहयोग कर सकता है, मुझे लगता है इस पर भी विश्वविद्यालय के कुलपति जी को, उनके सहयोगियों को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं ने जम्मू कश्मीर में खास तौर से इस पूरे अंचल में जिस तरह की तबाही मचाई है। क्या यह विश्वविद्यालय अध्ययन करके यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के प्रशासन को पूर्व सूचना, सटीक सूचना दे सकता है कि क्लाउड बर्स्ट कब होने वाला है, लैंडस्लाइड कब आने वाली है, बाढ़ की संभावनाओं के बारे में, इस पूरे बदलते हुए मौसम के बारे में क्या विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करने की सोच सकता है? सड़क भवन निर्माण का काम जिस तेज गति से हो रहा है, उनके मटेरियल भी जम्मू कश्मीर में ख़त्म होते जा रहे हैं।
जिन मटेरियल से सड़कें बनती हैं उनको रीयूज़ करके कैसे फिर से सड़क बनाई जा सकती है, क्या यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस पर भी कुछ काम कर सकता है, जम्मू कश्मीर को इसके समाधान में मदद कर सकता है। अनेक ऐसी समस्याएं हैं, मैं चाहूँ तो 10 गिना सकता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कुलपति जी से, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर से, कि हम खुद यहाँ के स्थानीय समस्याओं के बारे में सोचें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 पर, 1, 2, 3, 2 ही 3 पर काम करें, लेकिन उसको समाधान तक ले जाएं। पिछली बार कुलपति जी से मैंने अनुरोध किया था कि मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू विद्यार्थियों के बीच भी बन रहा है, कर्मचारियों के बीच भी और फैकल्टी मेंबर्स के बीच भी। मुझे खुशी है कि कुलपति जी ने अभी मुझे बताया कि हमने प्रबंध किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका एक सम्यक प्रबंध विश्वविद्यालय में होना चाहिए, और उसकी जो मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, नैतिक मूल्य उसके हैं, उसका पालन करते हुए हर एक बच्चे, बड़े विश्वास से कोई अभिभावक अपने बच्चे को किसी शिक्षण संस्थान में भेजता है, उस विश्वास को अगर हम कायम रखने में सफल रहे तो यकीन मानिए तभी माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर उस विश्वास को हम कायम नहीं कर सके तो मुझे लगता है कि ये कठिनाई होगी। तो ये अनुरोध करते हुए मैं 1-2 बातें और कहूँगा। जहाँ मैं जाता हूँ 2-3 बातें होती हैं कि साहब डोगरी की पढ़ाई नहीं हो रही, वैदिक स्टडीज़ में लोगों की रुचि घट रही है। कि मेरी अपेक्षा होगी कि अगले कन्वोकेशन में जब आप सब इकट्ठे हों तो गर्व से कह सकें कि नहीं, ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी डोगरी में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जब मैं चल रहा था तो भान साहब ने मुझे एक बात कही कि साहब एक इंडोर स्टेडियम यहाँ बनना शुरू हुआ था, अधूरा लटका हुआ है। मैं उसके विवरण को अभी तत्काल नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यही हैं। इस समारोह के बाद निश्चित रूप से बैठ करके वो इंडोर स्टेडियम जल्दी से यहाँ के बच्चों के लिए मिले, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। आप सबको एक बार पुनः, खासतौर से ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है। श्राइन बोर्ड की अपनी भी गतिविधियां हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे काम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया है जिसका जिक्र मैं करना आवश्यक समझता हूं। संस्कृत और वेद, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके लिए जो भी विद्यालय संस्थान हैं, मुक्त हस्त से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसमें मदद कर रहा है। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान करीब 1.5 करोड़ रुपए केवल एक संस्थान को, और इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां संस्कृत गुरुकुल या वैदिक स्टडीज़ है, उसको ये श्राइन बोर्ड की ओर से मदद दी जा रही है। मोटे तौर पर जो रियासी जनपद के सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनके सामान जो वो खुद बनाती हैं, 22 करोड़ रुपए का उनके द्वारा बनाया हुआ निर्मित सामान श्राइन बोर्ड ने खरीदा है। और मैंने सीईओ श्री सचिन वैश्य जी को कहा है कि 22 करोड़ संतुष्टि का विषय नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक स्थानीय लोगों के उत्पाद अगर नहीं बना रहे हैं तो उनको प्रेरित किया जाए कि वो बनावें पूजा सामग्री, ताकि स्थानीय लोगों को भी अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। जो गुरुकुल चलाता है श्राइन बोर्ड, मुझे बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाने वाला गुरुकुल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गुरुकुल। छात्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
पिछले साल 1 करोड़ की लागत से 5 मंदिर रियासी ज़िले में श्राइन बोर्ड ने बनाए। इस साल फिर 5 शुरू किया है और ये 1-2 साल नहीं, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। इस काम को श्राइन बोर्ड लगातार जारी रखेगा। लैंडस्लाइड जब हुई थी, जो विक्टिम्स थे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले श्राइन बोर्ड ने आगे आकर उन परिवारों को जो भी आवश्यक मदद थी, बिना किसी के कहे लगभग 2 करोड़ रुपए के सामान और ज़रूरतों को विक्टिम्स फैमिली तक पहुंचाने का काम किया। हेल्थ कैंप फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए लगाना, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके उनके दवा बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करना। जो स्कूल अभी बाढ़ में तबाह हो गए, हमारे शिक्षण संस्थान, रियासी जनपद के 15 स्कूलों के निर्माण का काम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है। सरकार और प्रशासन जब करेगी और मुझे खुशी है, मेरे पास लिस्ट भी है, उसमें काफ़ी का निर्माण पूरा हो चुका है। हम सब जानते हैं बगल में एक शंकराचार्य जी का मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है, काफ़ी समय से प्रयत्न किया जा रहा था। अब स्थानीय लोगों की सहमति के आधार पर वो काम प्रारंभ 30 करोड़ रुपए से उस मंदिर के निर्माण का काम भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कर रहा है। एक बहुत पवित्र स्थल है शिवखोड़ी में भगवान भोलेनाथ का। देश भर से श्रद्धालु आते थे, माता का दर्शन करते थे और बाबा के दर्शन से चूक जाते थे। दूरी भी है, सड़क भी बहुत अच्छी नहीं थी, सड़क के निर्माण का काम भी प्रशासन कर रहा है, लेकिन हेली सेवा जल्द से जल्द कटरा से शिवखोड़ी तक शुरू हो जाए। हेलीपैड का निर्माण कटरा में और शिवखोड़ी में, ये दोनों जगहों पर अंतिम चरण में है। 27 करोड़ रुपए से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दोनों का निर्माण मोटे तौर पर अंतिम चरण में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार महाशिवरात्रि में यहाँ के स्थानीय लोग भी और बाहर के लोग भी हेलीकॉप्टर से ही कटरा से सीधे भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अनेक काम हैं, अब बाकी मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पूरे देश में देवी माँ का म्यूजियम कहीं नहीं है, तो श्राइन बोर्ड ने इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस, इस पर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द वो काम शुरू हो, तो देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम देवी माँ पर कटरा में बनेगा और मुझे लगता है कटरा नहीं, पूरे देश को उस म्यूजियम पर गर्व होगा। मैं एक बार फिर आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आने वाले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देकर अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय माता दी।